हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास करते हैं शुभारंभ। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, यही है ना जी। आ गए हैं सभी लोग। चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। और एक बार जरा बता दीजिए नमस्कार, थैंक यू। चलिए तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार जरा आप लोग बता देंगे तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा हाई कोर्ट नहीं हुआ था। यस यस यस, हाई कोर्ट नहीं हुआ था। तो आज हाई कोर्ट हम देखेंगे और उसके बाद फिर आज चूंकि आपकी लास्ट क्लास है थ्योरी की, 2 दिन हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड देन फिर आपका सिलेबस ओवर। अब आप लोग कह रहे सर टाइम 3 बजे सही नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, 9 बजे ही आप लोग कह रहे हैं, 9 बजे ही टाइम हो जाए, कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हाई कोर्ट देखना है हम लोगों को, है ना। हाई कोर्ट तो हेडिंग डालेंगे हाई कोर्ट एंड उसके बाद फिर आज फिर से मैं कहना चाहूंगा कि थ्योरी की आज लास्ट क्लास है आप लोगों की। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन, ठीक है। एंड देन फिर आप लोग आज़ाद, मतलब आज़ाद इन द सेंस की अब फिर रिवीजन करिएगा आप लोग। यूट्यूब पर हम लोग मिलेंगे शाम 5 बजे। तो हेडिंग डालिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। हेडिंग डालेंगे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने समझ ही लिया था बेसिक चीजें, और हाई कोर्ट में थोड़ा सा उसको देख लेंगे। तो लिखिए हाई कोर्ट में सबसे पहले इसके बारे में प्रोविजन हमें कहां पर मिलता है, तो संविधान के पार्ट 6 भाग 6, संविधान के भाग 6 में, संविधान के पार्ट 6 में। और अगर देखा जाए कि कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 214 टू 231, अनुच्छेद 214 से आर्टिकल 214 टू 231, अनुच्छेद 214 से 231 हाई कोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। हाई कोर्ट की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी जजों की जो सेवानिवृत्ति है, रिटायरमेंट एज, सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा कि 62 ईयर्स होती है, इसमें 65, इसमें 62 ईयर्स होती है। तो सेवानिवृत्ति जो आयु है वो 62 वर्ष होती है। नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, तो नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। हालांकि शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाने का काम किसका है, शपथ दिलाने का काम होता है राज्यपाल का। तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी भी न्यायाधीश को इस्तीफा वगैरह देना है तो इस्तीफा के लिए क्या होगा, रेजिग्नेशन देना है, रिजाइन करना है, तो राष्ट्रपति को करेंगे। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें जल्दी से नोट करें। थैंक यू सो मच नूर फातिमा साहब। चलिए आगे बढ़ें। नहीं LIC एडवाइजर जी, आप एडवाइजर हैं तो आपको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। पंचायत अभी हो जाएगा ना हाई कोर्ट के बाद ही। अच्छा मेरा लुक चेंज लग रहा है, ऐसा क्यों, लुक कहाँ चेंज हो रहा है भाई। हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है ना। लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर, जिला एवं सत्र न्यायालयों के ऊपर होता है, कि ऊपर होता है ना हाई कोर्ट। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक शपथ राज्यपाल। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट, यहां तक नोट कर लिया समझे।
वो क्या लिखे हैं, ये हाई कोर्ट लिखे हैं। डन, ओके। अब देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक अंतर होता है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा था, सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा था कि एक पाए जाते हैं तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं, एडहॉक जज, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश करते हैं नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के परामर्श से, पी के सलाह पर या परामर्श पर, ठीक है। जो तदर्थ न्यायाधीश है, एडहॉक जज वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हाई कोर्ट में नहीं पाया जाता, हाई कोर्ट में नहीं पाया जाता, केवल सुप्रीम कोर्ट में पाया जाता है। क्लियर। और इसी तरीके से हाई कोर्ट में एक थोड़ा अलग मामला है। हाई कोर्ट में क्या है, अतिरिक्त जजेस, एडिशनल, अतिरिक्त जज, अतिरिक्त न्यायाधीश का यहां कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, एडिशनल जज की नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करता है, पी नियुक्ति करता है, पी नियुक्ति करता है। कब करेगा, और ये जो अतिरिक्त न्यायाधीश वाला कॉन्सेप्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं पाया जाता, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पाया जाता। ये थोड़ा बहुत अंतर है जो, उसको आप लोग नोट करते हुए चलें। सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं पाया जाएगा और हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नहीं पाया जाएगा, बाकी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश दोनों जगह पाए जाएंगे। नोट कर लीजिए। आर्टिकल 214 से 231 हाई कोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। पप्पू कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। वीडियो रुक के चल रहा है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी ना, इसलिए रुक के चल रहा है। डन, चलिए अब लिख लीजिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का क्वालिफिकेशन, योग्यता, क्वालिफिकेशन पहली होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन में आपने देखा था कि वहां पर कम से कम 5 साल का न्यायाधीश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। यहां पर न्यायाधीश नहीं हो सकता, यहां पे 10 वर्ष तक, 10 ईयर तक, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर कार्यरत हो, किसी भी न्यायिक पद पर, जुडिशियल सर्विस में हो, किसी भी न्यायिक पद पर कार्यरत हो, न्यायिक पद पर कार्यरत हो, या अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो, तो बन सकता है। 2 लिख लीजिए। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति मैंने हालांकि वहां लिखवा दिया, यहां भी लिख लीजिए, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल के, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ऐसे लिख लीजिए, जहां पर उसको बनाना है, जिस हाई कोर्ट में जज बनाना है, संबंधित उसके राज्यपाल से परामर्श के बाद, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्त करेगा। शपथ कौन दिलाता है इनको, ओथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है राज्यपाल, शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा शपथ, लिख लीजिए। इंग्लिश में भी ओथ दिलाएगा गवर्नर, एंड अपॉइंट राष्ट्रपति ही करता है इनको, प्रेसिडेंट ही करता है, बट किसके सलाह पर, तो
संबंधित जो स्टेट का गवर्नर होता है उससे परामर्श करेगा, सलाह लेगा, फिर उससे कर देगा। तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक जज। अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं हो रहा है, कोरम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के सलाह पर किसी भी न्यायाधीश को एडहॉक न्यायाधीश नियुक्त करता है। योग्यता वही होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन ठीक है ना सिमरन गुप्ता जी? नोट बनाने में दिक्कत होता है तो अब अभी तक बताइए, आप इंटर कर लिए होंगे या कि ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो बड़ी समस्या की बात है। तो फिर है जी? नहीं, वीडियो चल रहा है श्वेता, प्रॉपर चल रहा है वीडियो। पंचायत में है ही क्या मोनम? अभी देखिए सब खत्म हो जाएगा। चलिए हो गया डन, यहां तक लिख लिया सबने? बस यही है जो है। अगर वर्तमान में देखें हाई कोर्ट की कितनी संख्या है, तो वर्तमान में एज 32 ईयर्स। डन, यहीं पर लिख लेते हैं कहीं, यहां पर लिख लेते हैं। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, और जो 25वां हाई कोर्ट है, 25वां जो हाई कोर्ट है वो है अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में। 25 टोटल हैं, और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1962 में। 25 हाई कोर्ट वर्तमान में स्टार्ट कब कितने में हुआ था? मतलब 1862 1862 में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, स्थापित हुए थे। कहां कहां पर? तीनों प्रेसिडेंसिया में, बंबई, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराने। 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, तो उसका नाम है अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश का जो है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये हाई कोर्ट वाला जो है मामला ये होता है कंप्लीट। बैक कर दें, चलिए बैक कर दिया। आपका बुक आ गया, वेरी गुड रोशन जी का बुक आ गया। 62 है, 62 है, कहां पर लिए आपसे 72? 62 है, सबसे पहले 62। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन, ये सब नोट कर लिया ना? अब हेडिंग डालिए स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन हेडिंग डालिए। नहीं आया है बुक, आ जाएगा लक्ष्मी जी, आप ट्रैक कर लीजिएगा, बुक सबको आ जाएगा बुक। और जितने लोगों ने एमटीबी नहीं लिया है, फिर से मैं कहना चाहूंगा, एमटीबी मॉक टेस्ट बुकलेट 15 मॉक टेस्ट बुकलेट ये जरूर ले लें, काफी आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, और ये प्रॉपर आपके घर पे पहुंच जाएगा, एप्लीकेशन के थ्रू ही ले सकते हैं। कूपन कोड लगा लीजिएगा Y728S, घर पे आपके बिल्कुल 15 मॉक टेस्ट बुकलेट पहुंच जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और लगाइए, अब सॉल्व करिए, एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव लीजिए। हेडिंग डालिए स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन केस ऑन डिलीवरी नहीं है, क्या मतलब? सारे सब्जेक्ट का होगा वो टेस्ट भैया, आपका जैसे एग्जाम होगा तो ऐसे 15 जो है आपका सेट रहेगा प्रॉपर। कूपन कोड क्यों नहीं अप्लाई होगा? कैसे नहीं कह रहे हैं आप कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा? देखते हैं कैसे नहीं हो रहा। गूगल में गए अड्डा 24/7, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, हो सकता सही हो। स्टेट BSS इंटर लेवल, नीचे जाएंगे तो ये है 15 बुक टिलेट, 15 MTB, क्लिक कर दिया इस पर। फिर वहां बाई नाउ पर गए, बाई नाउ इन द सेंस की वहीं पर आता है मोर ऑफर, मोर ऑफर पे गए, इंटर कूपन कोड पे गए,
यहाँ पे लगाया Y728S, Y728S लिख दिया, अप्लाई कर दिए, हो तो रहा है अप्लाई। 250 रुपए में आपको मिल जाएगा ये। कंटिन्यू करेंगे, पूरा एड्रेस आपको मांगेगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए हिंट डालिए, लिखिए। देखिए स्थानीय स्वशासन वैसे तो बहुत पुराने समय से है, वेदों के समय से है। मतलब जब वैदिक साहित्य था, आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा है ना, वैदिक सभ्यता से ही आप देखेंगे कि ग्रामणी वाला शब्द मिलता है, ग्रामणी, ग्रामाधिपति, तो ये सब सारी चीजें वहां से है। लेकिन शुरुआत इसकी हुई आधुनिक समय में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। लॉर्ड रिपन ने मद्रास में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना करी, इसलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो स्थानीय समझने के लिए है, नोट करने के लिए नहीं है। स्थानीय स्वशासन में पहला तो होता है पंचायत और दूसरा होता है नगर पालिका, नगरीय क्षेत्र के लिए। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखें, 3 स्तर है, ग्राम पंचायत है, फिर उसके ऊपर जनपद पंचायत या इसको क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, और उसके नीचे सबसे ऊपर जो है होता है जिला पंचायत। और यहाँ पर सबसे नीचे छोटी इकाई होती है नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर बड़े बड़े जो सिटीज हैं वो नगर निगम होते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। खैर, तो स्थानीय शासन होता क्या है पहले लिख लीजिए, हिंट डालिए, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस। गांव, इसमें लिख लीजिए, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। देखिए सब में लगेगा एस्पिरेंट, कह रहे हैं कि आईफोन में नहीं, कैसे नहीं लगेगा, आईफोन में सब में लगेगा कूपन कोड। कूपन कोड से फीस कम हो जाती है आपकी। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है सुजीत जी ना, यूट्यूब का पीडीएफ नहीं मिलता है विकास, ठीक है। देखिए गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करने में समय वेस्ट कर रहे हो, अभी मैं आगे कर दूंगा तो कहेंगे सर लिखा नहीं, पीछे करिए, बैक करिए, जल्दी लिखिए। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। सॉल्व वेरी फास्ट एंड एट अ लो कॉस्ट। हो गया डन। ऑप्शन देगा स्प्रिंट कोड का, ऑप्शन देगा। जब आप वहां पर देखिए मोबाइल में क्या होता है, यहां पर आ जाती है फीस, और फीस के सामने एक ऑफर रहता है, ऐसे लिखा रहता है मोर ऑफर, एक ऑप्शन रहता है मोर ऑफर का। मोर ऑफर पे जब आप क्लिक करोगे तब यहाँ पे खुल जाएगा और पूछेगा इंटर कूपन कोड। मोर ऑफर पे उसके लिए क्लिक करना होगा आपको। डन, लिख लिया, आगे बढ़े। पढ़ने से मतलब नहीं है, यहाँ पढ़ाए वहां पढ़ाए, यहाँ नहीं पढ़ाए वहां नहीं पढ़ाए, जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ लीजिए भैया। डन, ओके आगे। अब देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया, पहला पॉइंट लिखिए, प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय सभा के रूप में जाने जाते थे। आपने ऋग्वेद में पढ़ा होगा सभा एवं समिति। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया, उस वक्त उन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। और यहीं पर लिख लीजिए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक, यहीं पर लिख लीजिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है जनक, तो लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन लिख लीजिएगा यहीं पर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया, राज्यों को सौंप दिया गया। यानी
कि स्थानीय स्वशासन जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40 मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ब्रैकेट में लिख लीजिए अनुच्छेद 40। देख रहे हैं प्रॉपर नोट्स आपको मिल रही है। वो भी बाइलिंगुअल। हाँ वाईटी क्लास जरूरी है रफत। अगर आप पढ़ लेते, जैसे आप लोगों का सिलेबस अब कंप्लीट हो गया है, तो अब वाईटी क्लास में आइए और वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। 3 घंटे क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो मैं पढ़ाता हूँ 5 बजे से 6 बजे तक, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर करिए आप लोग। 5 PM to 6 PM आप सभी लोग आए हैं उसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। लिख लिया? डन। अंजनी मिश्रा भी डाउट ले लेंगे बाद में, पहले आप लिख लीजिए। रिया जायसवाल हो गया? डन। चलिए नेक्स्ट हो गया। लिख लिया दोनों पॉइंट? 2 ही पॉइंट तो लिखना है भैया, पूरा महाभारत लिखने लगे हैं क्या बैठ के वहां पर? डन। ओके नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ तब क्या चीजें हुई? तब लिख लीजिए पहला पॉइंट, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद, देखिए संविधान के 73वें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिंट डालिए, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो लिख लीजिए संविधान के, नहीं हुआ था अभी, 1 सेकेंड पीछे करें। अच्छा संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। मजबूत आधार मिला स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत
की गई। एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। शुरुआत की गई। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब वही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, और नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सन 1989 में, सन 1989 में पीके थुंगन, डुंगन लिखा है यहां पे, इसको थुंगन कर लीजिए, पीके थुंगन, पीके थुंगन समिति ने, सन 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। मोहम्मद सदीक जी, जब लास्ट में आप जुड़ेंगे, आधा घंटा बाद कभी भी आप आएंगे, तो उसके बाद आपको गजबे लगेगा। जब पता चला लास्ट में आए हैं मेहमान बन के, सारा राम कथा हो गया है, तो आपको सब अजीब लगेगा, क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्या चल रहा है क्लास में, है जी मोहम्मद सदीक साहब। अच्छा, आप 1.0 से हैं, तब तो आप लोग पढ़ लिए हैं सब कुछ। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं आप बहुत ही गजब तरीके से पढ़ा रहे हैं। अच्छा लगा आपको सदीक जी? अच्छा लगा आपको? तो आपको तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जितेंद्र शर्मा सर आपको पढ़ाए होंगे, जितेंद्र सर तो इतना अच्छा नहीं पढ़ाया था क्या वो? हो गया गुरु जी? चलिए, हो गया तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसको लिखिए मत, इसको समझ लीजिए बस, ठीक है? धांसू तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो तो छोड़ के भाग गए। अच्छा हाँ, ये तो बात तो है भाई, भाग तो गए। सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं यार, है ना, कि अब हर किसी की मजबूरी, उनकी भी मजबूरी रही कुछ। स्थानीय स्वशासन की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बताइए, जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर ग्राम प्रधान नहीं होते, या शहरों में मेयर वगैरह नहीं होते, वार्ड मेंबर्स नहीं होते, तो कैसे सिस्टम चलता? अगर आपको नाली बनवाना होता, कह रहे हैं बैक कर दीजिए, आप लिखने में एकदम से जो है, नाली बनवाना होता, गांव में खड़ंजा बनवाना होता, तालाब खुदवाना होता, तो क्या सांसद विधायक आते करवाते? नहीं करवा पाते। आपके गांव की क्या समस्या है, ये पटना में बैठे लोग कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। विधायक को क्या मतलब, वो कभी निकलता ही नहीं। वोट लेना रहेगा तब उनका काफिला आएगा, और उसी को देख करके हम धन्य हो जाते हैं। अरे विधायक साहब की गाड़ी आ गई, हम धन्य। इतना देखिए, पब्लिक सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है बिहार में, क्यों इतना पीछे है बिहार? सब कुछ तो है बिहार में, क्या नहीं? पीछे क्यों? क्योंकि यहाँ के राजनेता लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि पीछे रहें आप लोग। वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में पीछे रहे बिहार। सब पढ़ लिख लेंगे तो हमारे बारे में सब जानने लगेंगे, सबको अपना फंडामेंटल राइट वगैरह पता हो जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। सब जान लेंगे तो हमें वोट ही नहीं करेंगे, हमसे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। रोड पर देखना, अच्छा कह रहे हैं सर, रोड पर देखने जाते हैं लोग। भैया सबसे एक चीज जान लीजिए, सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? भारत की जनता है। लेकिन भारत की जनता को पता ही नहीं है कि वो पावरफुल है।
पॉलिटिकल चीज नहीं पता, जरा सोचिए, बहुत ही बेसिक चीज है। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के एनसीईआरटी में सारी चीजें पढ़ लेते हो, एससीईआरटी में पढ़ लेते हो, लेकिन आपको वही चीज नहीं पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रहे थे उनको भी नहीं पता था। ड्यूटी बाद में जाए, ड्यूटी तो उनकी क्या है वो बाद में पता रहेगा, उनको ही नहीं पता था संविधान क्या है, तो आपको क्या पढ़ाते? उनको ही नहीं पता उनके अधिकार क्या है, तो आपको क्या बताते? लेकिन अब ये जो युवा है, जो नौकरी के चक्कर में, भले ही कंपटीशन के चक्कर में आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहे हैं ना, आपको पता चल पा रहा है, पॉलिटिकल साइंस पूरा पता चल पा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम अपने देश का पता चल रहा है, कैसे फंक्शंस है इनके, क्या ड्यूटी है हमारी, क्या उनकी ड्यूटी, ये सब पता चल रहा है। आप क्वेश्चन करोगे, कोई आएगा वोट मांगने, तो वोट मांगने के बाद में पहले आप बताइए आपने पहले किया क्या, आगे क्या करेंगे, हमें एक रोड मैप दिखाइए, तब तो हम वोट देंगे आपको। हम वोट किसको देते हैं? क्रिमिनल को। क्यों? अरे आ गए बाबू साहब, विधायक जी आ गए, धन्य हो गए। अरे तुम धन्य क्यों हो रहे हो? वो धन्य हो जाने चाहिए ना उनको देख करके, अरे हम जनता के दरबार में आ गए। समझ रहे हैं? तो जरूरी है हमेशा आवाज उठाइए। पढ़ने का ये मतलब नहीं कि कौशलेंद्र सर ने हमें पॉलिटिक्स बता दिया, हमें हमारी ड्यूटीज बता दी, हमें हमारे राइट्स बता दिए, तो बस हम इसलिए बता दिए क्योंकि अब जाएंगे उसका एग्जाम में हम लोग लिखेंगे फिर भूल जाएंगे। भूलना नहीं है, प्रैक्टिकल में लाना है, जीवन में लाना है। इसीलिए बिहार में क्या है, बिहार में सब लोग पढ़ा लिखा है, शिक्षित नहीं। शिक्षित बहुत कम लोग हैं, और शिक्षित और पढ़े लिखे में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर है। पढ़े लिखने का मतलब है कि आपने डिग्री ले लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएससी कर लिया, फलाना कर लिया, ऑनर्स, ये वो सब कुछ कर लिया, जानते कुछ नहीं। और शिक्षित किसे बोलते हैं? शिक्षित उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसने उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया हो, उसको प्रैक्टिकली रूप में आप लाते हो। हमने पढ़ तो लिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्या हमने अपने गांव में, अपने पास पड़ोस में ऐसे किसी बच्चे को भेजा स्कूल कि बेटा जाओ तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने की उम्र है? नहीं भेजा। हमारा काम क्या, हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि भाई राष्ट्रीय धरोहर का हम संरक्षण करें, लेकिन हम ही जाते हैं गुटखा उटका खा के वहीं थूक देते हैं, रोड पर थूक देंगे, गंदा कर देंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को। अगर आपके अधिकार है तो आपकी ड्यूटी भी तो है। तो ये बहुत जरूरी है समझना, यानी कि कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, इसलिए बिहार ऐसा है। जागरूकता बढ़ेगी, लोग जानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, अपनी ड्यूटी को जानेंगे, तब आवाज उठाएंगे। और जिस दिन बिहार के नागरिकों ने आवाज उठा दिया, उस दिन देखिए बिहार क्या बन जाएगा, फिर से वही मगध। ठीक है, खैर, तो आवश्यकता इसीलिए है कि लोकतंत्र को पहले बात मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होगी। किताबी बात है, लेकिन जो मैंने बताया वही सही है। लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए, अब पता चला गांव का एक युवा है, उसके अंदर बहुत क्षमता है, नेता बनने की, एक अच्छा नेता बनने की क्षमता है, उसको मौका नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कि वो नेता बन पाए। तो ये जो पंचायती चुनाव है, ये उसे प्लेटफॉर्म देते हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया उसको कि चलो पहले तुम प्रधान बन के दिखाओ, अपने लोगों के बारे में कुछ करके दिखाओ, अपने लोगों के लिए कुछ करके दिखाओ। अब वही व्यक्ति क्या बनता है? प्रधान बनता है, मुखिया बनता है, खूब अच्छा काम करता है, तो ना केवल उसके लोग, उस ग्राम सभा के लोग, बल्कि पास पड़ोस के 10-12 किलोमीटर में चर्चाएं उसकी होने लगती हैं, भाई गजब का प्रधान है, शानदार काम किया। और फिर वही युवक, वही प्रधान, वही मुखिया, जब विधायकी का वोट खड़ा होता है तो जनता बिना किसी टीमा टामा के, टीमा टामा मतलब आप रुपया खर्चा कर रहे हो, तमाम झोंक दे रहे हो, नहीं, प्यार मिलता उसे जनता का, तब जनता को लगेगा हाँ ये बंदा करेगा कुछ हमारे लिए। आप विधायक बनते हो अपने क्षेत्र के लिए, फिर विकास, दनादन विकास। अब यहाँ पे लोग अपना विकास करने लगते हैं, अपना महल बनना चाहिए, बगल में चाहे कोई झोपड़ी में टेंट में रह रहा हो, उसे मतलब नहीं है। राजा का मतलब देखिए, विधायक का मतलब क्या, आप अपने क्षेत्र के राजा हो। प्रधान का मतलब क्या, कि आप अपने क्षेत्र के पालक हो, पालक इन द सेंस पालने वाले हो। आप अपने लोगों के लिए तो करिए कुछ, जिससे लोग याद रखें आपको।
चलिए खैर, थोड़ा सा क्या बोले, नेक्स्ट है, लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर के होते हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता है, और अच्छे लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। क्लियर? अब हुआ क्या 73वें संशोधन में, इसको नोट कर लीजिए, यही डालिए 73वां संविधान संशोधन। कुछ इंपॉर्टेंट क्या प्रावधान हुआ, एक तो इसमें हो गया त्रिस्तरीय ढांचा। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा, थर्ड टायर मिलते हैं। चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में चुनाव सीधे जनता करती है, हर निकाय की अधिक अवधि 5 साल। इसको एक मत लिखिए, इसको मत लिखिए, लिखवा दूंगा। हाँ, इसको लिख लीजिए, एक सेकेंड, इसके पहले मैं एक पेज लेता हूं। चलिए, 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायतों को संवैधानिक बनाया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, संवैधानिक दर्जा। पंचायत की अगर बात करते हैं तो त्रिस्तरीय पंचायत बनाएगी, यानी पहला ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही लिखिए इंग्लिश में भी। दूसरा क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। तीसरा जिला पंचायत, क्या, जिला पंचायत। अब ग्राम पंचायत का मुखिया होता है या प्रधान इसको बोलते हैं, या प्रधान। यदि आपको मुखिया बनना है तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए कितना, यहीं पे लिख लीजिए, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स, 21 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर होना चाहिए। टेन्योर कितना होता है, 5 साल। अवधि कितनी होती है, 5 साल की अवधि होती है, 5 वर्ष, कार्यकाल 5 साल। ग्राम पंचायत मुखिया। क्षेत्र पंचायत में पाया जाता है ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। और नगर पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, सॉरी जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष पाया जाता है। मुखिया का इलेक्शन, निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष, इसका इलेक्शन कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान का सीधे जनता, आम जनता चुनती है। लेकिन इन दोनों का, ब्लॉक एंड जिला लेवल पे जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता सीधे वोट नहीं करती इनको, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11 शेड्यूल जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए पंचायतों को, 29 सब्जेक्ट, नोट कर लीजिए। अब आपको इसी एक फ्लो चार्ट में चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सब आपको नहीं पढ़ाया गया सदीक साहब, कोई बात नहीं, यहां पढ़ लीजिए। डन, लिख लिया, वेरी गुड ज्योति, आप लोगों ने भी लिखा, ओके डन। अब यहीं पर लिख लीजिए 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया,
भाग 9 का भाग 9A भाग 9 का जोड़ा गया। एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12th शेड्यूल जोड़ा गया। टोटल 12 ही अनुसूची है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें कितने विषय रखे गए? 18 विषय, 18 सब्जेक्ट। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है नगर पालिका से, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका से संबंधित है। यानी नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 18 सब्जेक्ट रखे गए उसमें। इसमें भी 3 स्तर होते हैं, इसे भी त्रिस्तरीय बनाया गया, 3 टायर के बनाया गया, त्रिस्तरीय ढांचा इसमें भी है। सबसे छोटा होता है आपका क्या? नगर पंचायत। नगर पंचायत 10,000 तक लगभग जनसंख्या होती है, या 5,000 तक ऐसे समथिंग है, तो नगर पंचायत होता है। नगर पंचायत दरअसल एक कड़ी होता है, शहर को गांव से जोड़ने की एक बीच की कड़ी होती है नगर पंचायत। ठीक है। नगर पंचायत का इलेक्शन कैसा होता है? निर्वाचन 21 ईयर ही है सबका, इसमें भी एज 20, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वार्ड मेंबर्स को चुना जाता है। फिर उसके बाद होता है नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका में वार्ड मेंबर इसमें भी चुनाव होता है। इसमें होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लिख लीजिए प्रत्यक्ष पहले, वार्ड मेंबर्स का प्रत्यक्ष निर्वाचन। और नगर पालिका, नगर पालिका नहीं, नगर निगम होगा लास्ट में, पालिका और नगर निगम। नगर निगम में वार्ड मेंबर जो होते हैं उनका प्रत्यक्ष होता है, वार्ड सदस्यों का इलेक्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जो मेयर होते हैं, मेयर, इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कार्यकाल वही है, कार्यकाल 5 वर्ष का है, कार्यकाल 5 वर्ष, और मिनिमम एज 21 ईयर, मिनिमम एज 21 ईयर, नोट करिए। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। हाँ, एसएससी जीडी में काम देगा, यस सुजीत, क्यों नहीं काम देगा। डन, वेरी नाइस। अब वही सेम चीज यहां लिखा है कि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 19 बार जोड़ा गया। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, और इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पानी का पीने जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसमें 18 विषय शामिल है। सेम चीज जो लिखवाया वही यहां पर है, इसको बाद में लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए हेडिंग डालिए, भारत में पंचायती राज पर गठित प्रमुख समितियां, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज थे जो पंचायती राज से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें पहला लिखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनी थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। जीवी के राव, पूरा लिख लीजिए, जीवी के आगे राव समिति 1985 में। सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1987, और लास्ट में पीके थुंगन समिति 1988 में बनी। पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर ही, इसी समिति के सिफारिश पर 73वां और 74वां संशोधन हुआ था। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे अगर बलवंत राय मेहता समिति की, तो बलवंत राय मेहता को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन का शिल्पकार बोला जाता है,
स्थानीय स्वशासन का शिल्पी या शिल्पकार। ठीक है, बलवंत राय मेहता, इसको नोट कर लिया। योग्यता में वेल्थ वेल्थ नहीं है कुछ, भारत का नागरिक होना चाहिए, उस ग्राम सभा में उसका सूची में, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, उसमें उसका नाम होना चाहिए, और साथ ही साथ 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बस। ये डन, लिख लिया। तीसरा क्या है सर? GVK राव समिति, GVK राव समिति, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑन पंचायती राज। GVK राव समिति, सिंघवी समिति, PK थुंगन कमेटी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सवाल एक बार पूछा गया, थोड़ा टफ पूछ लेगा अगर आपसे तो ऐसे पूछेगा, पंचायती राज पर बनी पहली समिति कौन सी थी? तो आप लोग जरा आंसर बताइए। पंचायती राज पर पहली समिति कौन सी थी? पंचायती राज पर गठित होने वाली पहली समिति कौन सी थी? हाँ, तो रोशन ने बताया बलवंत राय, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? बलवंत राय, प्रियंका भी, सब लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल गलत जवाब, बलवंत राय पंचायती राज पर नहीं बनी थी। अच्छी बात यह है, देखिए, बलवंत राय कमेटी ने पंचायती राज से संबंधित सिफारिश जरूर किया, लेकिन पंचायती राज के लिए गठित नहीं हुई थी ये। इसका काम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो शुरुआत किया गया था 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता को चेक करने के लिए, यानी इस पर ही इस कमेटी बनी थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफलता की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में रिकमेंड किया कि एक पंचायती राज भी होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, 3 स्तर का होना चाहिए, उसे संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ये सब बलवंत राय ने बोला था। और इन्हीं कमेटी की सिफारिश पर, इसी कमेटी की सिफारिश पर, नोट करके लिख लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लिख लीजिए, लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के 1959 है, 69 कहां पढ़ लिया रोमा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित नेहरू ने की आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए किया था इन्होंने ऐसा। ठीक है, डन, लिख लिया। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके थे, ये स्थानीय स्वशासन के बारे में चीजें थी। इससे संबंधित मैं PDF आप लोगों को दे देता हूं। और सभी लोग टेस्ट सीरीज ले लें, टेस्ट सीरीज सभी लोग लें, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज लेने के लिए फीस है आपका, फीस कम हो जाएगा जब Y728 लगाएंगे कूपन कोड। ठीक है, PDF एंड डन। अब बताइए, समझ में आया ना?
चीजें, कोई बात है जो नहीं समझ में आया? सर तो पहला समिति किया थी, पहली समिति अशोक मेहता। अगर आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था पर पहली समिति कौन बनी, तो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता नहीं थे। हाँ, एक क्वेरी है इनकी, डाउट है, किसी ने अभी किया था, अंजना क्या नाम था आपका? तो आप पूछ सकती हैं, कुछ पूछना चाह रही थी आप, क्या नाम था इनका? किसी कोई क्वेरी थी ना अभी, आप पूछना चाह रही थी। कहाँ गए भैया, किसका? हाँ, अंजनी मिश्रा। हाँ बताइए अंजनी, आइए उधर। लेकिन आपसे बात तो हो नहीं पाएगी, इस स्टूडियो में बात वाला वो सीन है नहीं। आप लिख दीजिए अपनी क्वेरी जो भी है। स्वीट डियर सर जी, थैंक यू पंकज जी। स्वीट डियर। मजा आया पॉलिटी में? लास्ट क्लास से थ्योरी जरा बता दीजिए, मजा आया? नियुक्ति और शपथ में अंतर बता दीजिए। सर मैंने लिख दिया। कहाँ पर लिख दिया? अच्छा लिख दिया आपने, कहाँ पर लिखा है आपने भाई? अंजनी जी आपका तो मिला नहीं। सर फर्स्ट ग्राम पंचायत 20 अक्टूबर 1959 को या 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती 20 अक्टूबर को होता है क्या? अनुसूची नहीं? अरे तो अनुसूची मैंने स्टार्टिंग में बोला, लिख लीजिए अनुसूची, 12 अनुसूची है और 25 भाग है। होमवर्क नहीं करना रहता क्या आपको? चलिए तो ये पीडीएफ में आप लोगों को दे देता हूं। क्या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 40% पासिंग मार्क लाना होता है या नहीं? ऐसा गूगल में कहा। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है। जिसमें नोटिफिकेशन में अगर ऐसा होता है ना, तो नोटिफिकेशन में दे दिया रहता है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा नहीं है कुछ सिस्टम। सदीक आपका क्या है बताइए, डाउट क्या है? जो भी डाउट है उसको लिख दीजिए ना, एक काम करिए लिख दीजिए उसको। पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। अब पार्टी कब दीजिएगा, कब लीजिएगा पार्टी बताइए, जब पार्टी लेना है ले लीजिए। वैसे भी मैं मतलब टीम इन द सेंस की हमारी टीम में मैं, डीके सर और चंदन सर ये आ रहे हैं पटना। ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं होगी बट कुछ काम है तो पटना आना हो रहा है हम तीनों लोगों का। 13 तारीख को पटना में हम लोग रहेंगे, तो आप लोग मिल भी सकते हैं हमसे, ठीक है? डीएलएड में रिजवाना नहीं, डीएलएड का थोड़ा सा अलग है सिलेबस, उसमें अलग सिलेबस। पीडीएफ सब लोग कर लें राहुल। पटना में भी ऐसा तो मतलब है नहीं, मतलब कुछ काम से हम लोग जा रहे हैं, बट एक दिन पटना में स्टे करेंगे, हो सकता है 2-4 घंटे के लिए रुके, तो उसके बाद वापस आना है। तो हम लोग बता देंगे, शॉर्ट आउट के माध्यम से बता देंगे। तारीख तो फिक्स है 13 को ही, 13 को ही हम लोग रहेंगे वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 12, मतलब दोपहर के बाद, क्योंकि शाम को निकलना है वहाँ से। यस 13 फरवरी। मोनम दीपांक सर भी आ रहे हैं? नहीं दीपांक नहीं आ रहे हैं, हम 3 लोग आ रहे हैं अभी, डीके सर, मैं और चंदन सर, और साथ ही में हमारे आलोक सर भी रहेंगे साथ में, और एक है सिंटू सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो भी, 5 लोग रहेंगे। अच्छा पटना में पल्लवी जो पटना में है वो मिल लें, बाकी दूर दराज से आने की जरूरत नहीं है कि बहुत दूर से आप लोग आ रहे हैं। जब अभी सेमिनार वगैरह होगा तब आप लोग आइएगा दूर दराज से, बाकी पटना में जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है?
एक बार बेगूसराय भी है, बिल्कुल सुजीत जी आएंगे, आप बुलाएंगे क्यों नहीं आएंगे भाई। चलिए थैंक यू सो मच, रखते हैं कल। कल होगा आपका डाउट सेशन प्लस प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्लेसिंग्स के लिए, लवली ब्लेसिंग्स के लिए, धन्यवाद।